एक ऐसा आदमी जो अंग्रेज़ी बोलता और सूट बूट पहनता और जिसने अपनी तालीम लंदन से मुकम्मल की थी, और लोग कहते थे कि वो कभी आम मुसलमान जैसा नहीं लगता, लेकिन यही आदमी अकेले अपने दम पर नक्शे पे एक नया मुल्क बनाने पर कामयाब हो जाता है। ना उसके पास आर्मी थी और ना ही कोई हथियार, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो था एक सच्चा इरादा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मेहनत की जो एक इंसान ने 40 साल तक की, ताकि एक दिन करोड़ों लोगों को आज़ादी मिल सके। पच्चीस दिसंबर 1876 में कराची के वजीर मेंशन में एक बिजनेसमैन फैमिली में मोहम्मद अली जिन्ना पैदा होते हैं। कोई रॉयल ख़ानदान नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, एक सिंपल सी ट्रेडिशनल फैमिली। लेकिन बचपन ही से इस बच्चे में कुछ अलग बात थी। पढ़ाई में तेज़ और एक ऐसी सोच जो अपने उम्र के बच्चों से काफ़ी आगे की थी। 16 साल की उम्र में काम सीखने के लिए जिन्ना लंदन चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनका इरादा बदल जाता है। वो लिंकन इन में ला पढ़ना शुरू करते हैं। 1896 में सिर्फ 19 साल की उम्र में जिन्ना इंग्लैंड के सबसे कम उम्र के इंडियन बैरिस्टरों में से एक बन जाते हैं। ये पहला सबूत था कि जिन्ना हर काम सीरियसली और जल्दी करते थे। बम्बई वापस आकर जिन्ना एक सक्सेसफुल लॉयर बन जाते हैं, लेकिन उनका दिल सिर्फ कोर्ट रूम तक महदूद नहीं था। उन्हें सियासत की डोर अपनी तरफ खींचती थी। 1906 में जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। उन दिनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इरादा एक ही था, अंग्रेज़ों से आज़ादी। 1916 में जिन्ना एक बहुत बड़ा काम करते हैं, लखनऊ पैक्ट करवाते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली और आखिरी बार एक यूनाइटेड डिमांड पर एग्री होते हैं। इस काम की वजह से मशहूर शायरा और सियासतदान सरोजनी नायडू उन्हें एक टाइटल देती है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले 30 सालों में यही शख्स एक नए मुल्क की बुनियाद रखेगा। 1920 में जिन्ना और गांधी के रास्ते अलग होने लग जाते। गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंस और मास प्रोटेस्ट, जिन्ना को लगता है कि ये तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और इससे मुल्क में अफरा तफरी हो सकती है। जिन्ना कांग्रेस से दूर होते जाते हैं। I refuse to cooperate with you. कई लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और कई लोग उनसे नाराज हो जाते हैं। 1927 से 1929 के दौर में जब मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स को लेकर नेहरू रिपोर्ट उन्हें नज़रअंदाज करती है, तब जिन्ना अपना जवाब देते हैं। 14 पॉइंट्स मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का एक बेहतरीन प्लान। लेकिन उस वक्त जिन्ना की कोई बात नहीं सुनता। जिन्ना डिसअपॉइंट होकर लंदन वापस चले जाते हैं। करीब सियासत छोड़कर वो अपने लॉ की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। यही वो वक्त था जब लगता था कि कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। लियाकत अली ख़ान और बाकी मुस्लिम लीग लीडर्स बार बार जिन्ना से गुजारिश करते हैं कि वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। 1934 में जिन्ना वापस इंडिया आते हैं और मुस्लिम लीग को दोबारा से ज़ीरो से खड़ा करना शुरू करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस कमज़ोर रहता है। कई मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस में लोकल पार्टीज जीत जाती हैं और हर कोई सोचता है कि मुस्लिम लीग का वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन यही वो मूवमेंट है जहाँ से जिन्ना की असली स्ट्रगल शुरू होती है। कांग्रेस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दौर में मुस्लिम लीडर्स को लगता है कि उनके राइट्स, उनकी पहचान खतरे में है, और फिर जिन्ना इस गुस्से को
एक सोच में बदलते हैं कि मुसलमान सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं बल्कि एक अलग कौम है। लाहौर के मिंटू पार्क में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास होता है और यहीं पर एक रेजोल्यूशन पास होती है जो दुनिया बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जानेगी। मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों के लिए एक आज़ाद मुस्तकिल स्टेट की मांग। ये सिर्फ एक सियासी ऐलान नहीं था बल्कि ये एक नए मुल्क का पहला नक्शा था। दुनिया उस वक्त वर्ल्ड वार 2 में उलझी हुई थी और 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की और फिर सरकार ने कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स को जेल भेज दिया। और यही वक्त था कि जिन्ना और मुस्लिम लीग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करते। 1945-46 के इलेक्शन में नतीजा सामने आता है और मुस्लिम लीग मुस्लिम सीट्स की तकरीबन हर एक सीट जीत जाती है। और अब जिन्ना के पास सिर्फ एक दावा नहीं था बल्कि उनके पास अब मैंडेट था। लेकिन यहाँ पर एक सच बताना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी का सफ़र जीतों का नहीं था बल्कि इसके अंदर बहुत दर्द भी था। एक यूनाइटेड इंडिया का आखिरी मौका नाकाम हो जाता है। जब सियासी रास्ते बंद हो जाते हैं तब हालात और बिगड़ते हैं। एक दिन मुल्क के कई हिस्सों में खासकर कलकत्ता में खौफनाक फसादात हो जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये वक्त पूरी हिस्ट्री का सबसे दुख भरा हिस्सा है क्योंकि असली आज़ादी की कीमत हमेशा आसान नहीं होती। लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बन के आते हैं और हालात का जायजा लेकर पावर ट्रांसफ़र की रफ्तार तेज कर देते हैं। 3 जून 1947 को ऐलान होता है कि बर्रे सगीर 2 मुल्कों में तकसीम होगा, इंडिया और पाकिस्तान। काफ़ी हद तक गलत तरीके से सरहदें खींची जाती हैं जिनकी वजह से आने वाले कुछ महीनों में करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और लाखों लोग इस हिजरत में अपनी जान गंवा देते हैं। जिन्ना एक नए मुल्क बनाने की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हैं। 62 साल की उम्र में पूरी तरह थका हुआ लेकिन ना झुकने वाला। 62 साल की उम्र में भी जिन्ना बिल्कुल भी हार नहीं मानते। और फिर आता है वो लम्हा जिसके लिए 40 साल की मेहनत लगी थी। पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं। इससे 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को अपनी तारीखी स्पीच में जिन्ना नए मुल्क के लोगों को एक पैगाम देते हैं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ एक नया मुल्क नहीं था बल्कि ये सिर्फ एक सोच थी कि ये मुल्क सबका है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। जब जिन्ना पाकिस्तान के लिए आखिरी और सबसे मुश्किल सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, वो खुद ट्यूबरकुलोसिस और लंग्स के कैंसर से लड़ रहे थे और ये राज उन्होंने अपने करीबी लोगों तक ही महदूद रखा था। अंग्रेज़ों को भी नहीं पता था जब वो पावर ट्रांसफ़र की बातचीत कर रहे थे। सोचिए अगर माउंटबेटन को पता होता कि जिन्ना ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है तो शायद पावर ट्रांसफ़र की पूरी टाइमलाइन ही बदल जाती। लेकिन जिन्ना ने अपनी बीमारी को कभी अपने काम के बीच में नहीं आने दिया। नए मुल्क की बिल्डिंग, रेफ्यूजीज क्राइसिस और कश्मीर का मसला सब कुछ संभालते हुए वो दिन रात काम करते रहे। 11 सितंबर 1948 में आज़ादी के सिर्फ 13 महीने बाद
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आज कराची में उनका मज़ार कायद खड़ा है और हर साल 25 दिसंबर को पूरा मुल्क उन्हें याद करता है और उनका दिया हुआ मोटो आज भी हर जगह लिखा हुआ मिलता है, इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम। दोस्तों, जिन्ना कोई जंगजू नहीं थे, उनके पास तलवार नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, अपनी बात पर यकीन और ना झुकने वाला इरादा। और शायद यही सबक है कि सबसे बड़ी जंग कभी कभी हथियारों से नहीं बल्कि इरादे से जीती जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा आपको मोटिव करता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।